अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन मैनिया। माय नेम इज़ हुमायूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कुछ टेक्निक्स बता सकूं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं या फिर किसी भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को की मेंटेनेंस कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डुप्लीकेशन से बच सकते हैं। अब ये डुप्लीकेशन क्या है? डुप्लीकेशन बेसिकली ये है कि हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर 10 to 20 लाइंस या मोर देन 20 लाइंस या कुछ भी ऐसा डाटा जो कि हम बार बार यूज़ करें लिखे जा रहे हैं और हमारा जो हम डाटा लिखे जा रहे हैं उसकी राइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारी लाइंस ऑफ कोड्स एक्सीड कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम उस प्रोग्राम को का जो वो पार्ट जो बार बार यूज़ हो रहा है उसको किसी क्लास के अंदर लिख लेंगे और उस क्लास को हम जहाँ जहाँ उस कोड की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे एक्सेस कर लेंगे उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 पिलर्स पे मुश्तमिल है, 4 पिलर्स हैं इसके। कौन कौन से हैं? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। अभी मैं आपको क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। मैं सिंपली ये बताता हूँ कि क्लास लाइक एक टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल क्लास है और एक ऑब्जेक्ट है और इनके दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होनी है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कार है, ठीक है, और कार की फंक्शनैलिटी क्या है? उसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, मूव करते हैं, ये उसके फंक्शंस हैं। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स क्या? कलर है कार का मॉडल है। अब जो कार के कलर्स हैं और मॉडल हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और फंक्शनैलिटी क्या है? स्टार्ट, स्टॉप और मूव। इन दोनों को, एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी को, हम किसी एक क्लास में राइट डाउन करते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कार। ये होगी हमारी कार और क्लास के दरमियान कम्युनिकेशन। अब हम एक और एग्जांपल मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोबाइल है। मोबाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसका कलर, उसका मॉडल और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? उसके अंदर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अब जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, फंक्शनैलिटीज़ हैं जो जो लाइक हम गेम्स खेलते हैं या कोई भी फंक्शनैलिटी है और उसके अंदर उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन दोनों को हम किसी क्लास के अंदर बाउंड करते हैं, मतलब उसके अंदर लिख लेते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोबाइल। ये होगी हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान कम्युनिकेशन, ठीक। अभी मैं आपको कुछ फर्दर ऊप्स कंसेप्ट से रिलेटेड बताऊंगा जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल होंगे। और सेकंड, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो आपको उसके दरमियान में यूज़ करते हुए अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने इनको ऊप को कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो वो सारे की सारा डाटा मैंने स्लाइड्स के अंदर शेयर किया हुआ है। मैं आपके साथ अभी स्लाइड शेयर करता हूँ और उसके अंदर डिटेल में आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ विद एग्जांपल्स, ठीक है। मैंने वहाँ पे लिखी भी हुई हैं और जहाँ जहाँ मुझे लगे कि आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँगा। थैंक यू। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे C++ ऊप्स कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ डिटेल दूंगा विद स्लाइड्स एंड उनके ऊपर हर पॉइंट के साथ विद एग्जांपल होगी एक एक। और जहाँ पे कहीं भी मसला आए आपको, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिख सकते हैं। मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा और आपको डिटेल में बता भी दूँगा, ठीक है। और अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा। मेरा फेसबुक भी है और मेरा एजुकेशन मेनिया के नाम से ये यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये वीडियो मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई भी लेटेस्ट अगर वीडियो आपको चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट का बताता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल एट्सेट्रा। इनके कोई भी रियल एंटिटी, ठीक है, रियल वर्ड एंटिटी लाइक पेन है आपके पास, बाइक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है।
अब फॉर एग्जाम्पल ये 5 है मेरे पास, तो कौन कौन से टेबल है, फ़ैन है पिक्चर के अंदर, बाइक है, कीबोर्ड है, इस तरह का कोई भी एक एंटिटी, वर्ड एंटिटी, कोई भी एक रियल लाइफ में कोई एंटिटी है तो वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये सारे पिक्चर में आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, इज़ अ मेथडोलॉजी, एक मेथडोलॉजी या आर पैराडाइम या पैराडाइम है टू डिज़ाइन कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन करना यूजिंग क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए एंड ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह डिज़ाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कंसेप्ट। ठीक है, वो कौन से कंसेप्ट हैं, नंबर 1 ऑब्जेक्ट, नंबर 2 क्लास, नंबर 3 इनहेरिटेंस, नंबर 4 पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 6 इनकैप्सुलेशन। यानी कि ये 4 पिलर्स हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे होते हैं। इन तमाम की तमाम 4 पिलर्स के अंदर आप मेजरली क्या कर रहे होते हैं, क्लासेस को यूज़ कर रहे होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स बना के उसको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं पे भी किसी जगह पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्लास क्या है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन क्लास कहलाती है। इट इज़ एंटिटी, बेसिकली ये एक लॉजिकल एंटिटी है। इनहेरिटेंस क्या है, when one object acquires all the properties inheritance क्या है, when one object acquires all the properties and behaviors of parent object such that known as inheritance. It provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक्वायर करते हैं उसकी की तमाम प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मीन फंक्शंस ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी पेरेंट ऑब्जेक्ट के जितने बिहेवियर्स और जितनी भी उसकी खसूसियात हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको एक्वायर करते हैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। वो क्या बेसिकली इनहेरिटेंस आपको क्या देती है, कोड रीयूजेबिलिटी। इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप इसको इस्तेमाल करते हुए आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हो। पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा, इनहेरिटेंस। क्लास, collection of objects is called class. It is a logical entity. मैंने मज़ीद क्लास का बताया था कि क्लास एक टेम्पलेट होता है बेसिकली, जिसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मज़ीद फर्दर समझ ना आए तो मैं आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूँगा मज़ीद। बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है क्लास, और ये एक लॉजिकल एंटिटी होती है। इनहेरिटेंस क्या है, when one object acquires all the properties and behavior of parent object such that known as inheritance। जब आप एक ऑब्जेक्ट को एक्वायर करते हैं तो उसके तमाम प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को, बिहेवियर मीन फंक्शंस, पेरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके तमाम के तमाम बिहेवियर्स और उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। इट प्रोवाइड कोड रियूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस हमें कोड की रियूजेबिलिटी बताती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। हम इसके थ्रू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं आपको मैं फर्दर डिटेल में विद एग्जांपल्स बताऊंगा। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हेन वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल एक टास्क कर रहे हैं आप, उसके मल्टीपल वेज में कर रहे हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल टू कन्विंस द कस्टमर्स डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आपके पास आता है, आपको उसको पहले एक तरीके से समझाते हैं, अंडरस्टैंड कराते हैं कोई चीज़, अगर उसको नहीं समझ आती फिर आपको किसी और तरीके से अंडरस्टैंड करवाते हैं, यानी कि उसको डिफरेंट वे में अंडरस्टैंड कराते हैं ताकि वो उस बात पे कन्विंस हो सके। तो ये डिफरेंट वेज हैं, ये आपकी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। टू ड्रा समथिंग, फॉर एग्जाम्पल शेप और रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा, यानी कि आप कुछ ड्रा करते हैं डिफरेंट वे में। फॉर एग्जाम्पल शेप्स या रेक्टेंगल्स को ड्रा करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से,
मुख्तलिफ वेज से, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। काम एक ही हो लेकिन उसके तरीके डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इन C++ we use function overloading and function overriding to achieve polymorphism। हम C++ के अंदर जब भी polymorphism का नाम लेंगे तो हम उसके अंदर overriding और overloading की functions की कर रहे होंगे। Abstraction, hiding internal details and showing functionality is known as abstraction। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम फॉर एग्जांपल एक क्लास लिखी है, फॉर एग्जांपल 3 क्लासेस हैं और उसमें से एक क्लास ऐसी है जिसके हम एट्रीब्यूट्स को और उसके फंक्शंस को हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ोन कॉल है, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग, यानी कि फ़ोन कॉल कोई भी है तो उसके अंदर जो इंटरनल प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम नहीं जानते, ठीक है, कि वो कैसे आई है, क्या किसने किया है, या क्यों आई है, या कौन कर रहा है, या किसको कर रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनल है उसकी प्रोसेसिंग, तो बेसिकली ये हाइडिंग है, डाटा हाइडिंग। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डाटा हाइडिंग, किसी भी डाटा को हाइड कर देना। इन C++ वो यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम C++ के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू एंड इंटरफेसेस के थ्रू टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेसेस का भी मैं आगे मज़ीद बताऊंगा। आगे है इनकैप्सुलेशन, बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन। यानी कि आपके पास मल्टीपल डाटा है, मतलब मुख्तलिफ डाटा है आपके पास, आप उसको किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसके अंदर इकट्ठा कर देते हैं, तो ये इनकैप्सुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कैप्सूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स की मेडिसिन होती है, तो हम इन कैप्सूल के अंदर हाइड कर देते हैं। हाइड मीन्स नॉट एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इनकैप्सुलेट करना, ठीक है, क्लोज कर देना किसी अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर सारी चीज़ को बंद कर देना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल इट इज़ रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है, वही बता रहा है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजर्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनके एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर, वेयर एज in procedure oriented programming it is not easy to manage if code grows as project size grows। अब इस 2 लाइंस का मैंने पढ़ तो दिया लेकिन आपको समझ नहीं आई होगी, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाती है डेवलपमेंट को और उसकी मेंटेनेंस जो होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को इजी करती है, वेयर एज इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके मुकाबले में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को ईजी करती है। कैसे करती है कि आप फॉर एग्जांपल कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, आप डुप्लीकेशन से बच सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप डुप्लीकेशन से नहीं बचते, आप एक ही कोड लिख रहे हैं, चाहे वो 10 दफ़ा लिख रहे हैं तो उसको लिखे जा रहे हैं, आप उसको एक ही प्रॉपर कोई सेंट्रलाइज करके नहीं लिख सकते। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको उसको किसी भी एक जगह पे राइट डाउन कर दें और उसको बस यूज़ कर लें, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास बना लें और उसको क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर लें। इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज, ये आसान नहीं है मैनेज करना प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इफ़ कोड ग्रोस, अगर आपका कोड बढ़ता है, लाइंस ऑफ कोड्स बढ़ती हैं तो प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ता है। जब प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ेगा तो आप कोई भी जो बड़े लेवल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये नंबर सेकंड प्रोवाइड डाटा हाइडिंग, whereas in procedure oriented programming language a global data can be accessed from anywhere। इनके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डाटा हाइड करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो हम डाटा को अगर कहीं पे भी किसी ख़ास मकाम पे हम चाहते हैं कि किसी ख़ास मतलब प्लेस पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम चाहते हैं कि ये वाला जो कोड है ना ये बाकी तमाम सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेसिबल ना हो, यानी कि उसको हम हाइड कर दें, ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम हाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर हमारे पास ग्लोबली डाटा एक्सेस होता है, ठीक है। कहीं पे भी किसी जगह पे भी अगर हमने डाटा एक्सेस करना है तो आप उसी वक्त कर सकते हैं। उस किसी फॉर एग्जांपल कोई एक डाटा टाइप इनका कोई वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, तो पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर आप
उस वेरिएबल को सी आउट कराएंगे या किसी चीज़ को देंगे तो वो 10 वहाँ पे भी चला जाएगा। लेकिन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर उसको हाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे। Object oriented programming provides ability to simulate real world event much more effectively. We can provide the solution of real world problem if we are using the object oriented programming. अच्छा, इन 3 लाइंस का पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है एबिलिटी टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड इवेंट मच मोर इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, आपके पास रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जिनके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो आप उनको अगर आप ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आप बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, वी कैन प्रोवाइड द सोल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इफ़ वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ऊप यूज़ करेंगे तो आप उन रियल वर्ड्स को प्रॉब्लम्स को ईजिली और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। फॉर एग्जांपल, चेयर, कार, पेन, मोबाइल, लैपटॉप एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके पास रियल वर्ल्ड एंटिटी है। मैंने आपको कार और मोबाइल की एग्जांपल भी पहले बताई थी कि कार और मोबाइल के अंदर क्लास का क्या है, किस जगह पे हम क्लास कहेंगे और कौन सी चीज़ आपकी उस एग्जांपल के अंदर ऑब्जेक्ट होगी। इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी। हम किसी और लफ्ज़ों में अगर बयान करें तो ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है दैट हैज़ स्टेट, जिसकी अपनी एक स्टेट है और उसका अपना एक बिहेवियर है। ठीक, हेयर स्टेट मीन्स डाटा एंड बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी, यानी कि फंक्शंस, मेथड्स, बिहेवियर मीन, और स्टेट मीन्स डाटा, एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी। अब एक और वे आ गया, एक और वे एक्सप्लेन करने का ऑब्जेक्ट कि ये रन टाइम एंटिटी है। ये रन टाइम सिर्फ यूज़ होता है, इट क्रिएटेड एट रन टाइम, और ये क्रिएट भी रन टाइम होता है, रन टाइम पे। अच्छा, फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास का इंस्टेंस है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट। जितने भी क्लास के मेंबर्स हैं उनको हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कहीं पे भी, किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो हम ये क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है ऑफ क्लास का। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास यूजिंग S1 एज एन रेफरेंस वेरिएबल। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है किसी भी स्टूडेंट क्लास का, और स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उसका नाम दे देते हैं S1, ये उसका एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। ये आपको एग्जांपल पे राइट डाउन कर दिया है, स्टूडेंट S1 ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। इन दिस एग्जांपल, स्टूडेंट इज़ द टाइप एंड S1 इज़ द रेफरेंस वेरिएबल जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, दैट रेफर टू द इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस को रेफर कर रहे हैं S1। सी प्लस प्लस में क्लासेस मैंने पहले भी बताई थी लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट भी पहले बताए थे लेकिन बता दिए। ठीक है, आई थिंक आपको सही क्लियर हो गया होगा। इन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो है ना, एक ग्रुप है एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का। इट इज़ अ टेम्पलेट, क्लास एक टेम्पलेट है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इट कैन हैव फील्ड्स, उसकी अपनी फील्ड्स होती हैं। ये फील्ड्स मीन एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के। उसके अपने बिहेवियर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उसके अपने कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं और इसी तरह उसके अपने डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप जैसे ये माइंड में रखें कि क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और सिमिलरली कोई डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस क्लास दैट हैज़ 3 फील्ड्स ओनली। इनके उसके अंदर सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास स्टूडेंट है जहाँ पे उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, और पब्लिक। अच्छा, इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स 2 हैं, पब्लिक, प्राइवेट। प्रोटेक्टिव भी यूज़ होता है लेकिन फ़िलहाल मैं आपको 2 बताता हूँ, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये होता है कि अगर उसको उस जिस मैं जल्दी गाना, मैं काम लगा पाऊँगा करो, मैं अब ना पाऊँगा सारा सत्यानाश कर सकता।
सी प्लस प्लस क्लास का मैंने पहले भी जिक्र किया था स्टार्ट में, अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कोई ग्रुप है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। और क्लास एक बेसिकली एक टेम्पलेट है फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट कैन हैव फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, यानी कि हर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उसके अंदर मेथड्स होते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। फील्ड्स मीन एट्रीब्यूट्स, मेथड्स मीन बिहेवियर्स, उस क्लास के बिहेवियर्स। कंस्ट्रक्टर मीन्स मैं आपको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा, फ़िलहाल आपको समझ नहीं आने मैं एक्सप्लेन कर भी दूँ, लेकिन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरह हर क्लास के डिस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, डिस्ट्रक्टर्स भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस क्लास दैट हैज़ 3 फील्ड्स ओनली। हमारे पास मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फाइन एक स्टूडेंट्स की क्लास है और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं। अच्छा, क्लास स्टूडेंट है एक, और उसकी यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, यानी में क्लास स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे 2 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं क्लासेस के अंदर जो यूज़ होते हैं मोस्टली। कौन कौन से? पब्लिक और प्राइवेट। बेसिकली पब्लिक का क्या मतलब होता है कि आप कोई वो चीज़ जिसको आप पब्लिक कर रहे हैं वो कहीं पे भी क्लास के अंदर यूज़ हो सके, किसी बाहर भी अगर यूज़ करना है तो आप कर सकें, लेकिन थ्रू ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर प्राइवेट करते हैं तो प्राइवेट का मतलब ये है कि आप उस क्लास का वो वाला सी प्लस प्लस क्लास। C++ class. In C++, objects is a group of similar objects, यानी कि ऑब्जेक्ट एक ग्रुप है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। इट इज़ अ टेम्पलेट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इट कैन हैव फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स एट्सेट्रा। यानी कि क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? फील्ड्स यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स यानी कि फंक्शंस, उसके बिहेवियर्स। कंस्ट्रक्टर एक वर्ड है, एक लाइक मेथड है, ये हम आगे यूज़ करेंगे और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कंस्ट्रक्टर है क्या चीज़ और हम क्यों यूज़ करते हैं क्लास के अंदर और ये क्यों बनता है क्लास के अंदर। और इसी तरह एक डिस्ट्रक्टर होता है, बहरहाल ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं क्लास की। लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ C++ क्लास दैट हैज़ 3 एट्रीब्यूट्स ओनली। क्लास एक स्टूडेंट्स की है, ये उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, पब्लिक इंट आईडी, आईडी मीन एट्रीब्यूट, डाटा मेंबर। इसको हम डाटा मेंबर भी कह सकते हैं, इसको हम फील्ड भी कह सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। इसी तरह एक और फ्लोट टाइप डाटा टाइप का एक सैलरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है और ये एक डाटा मेंबर है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक कीवर्ड यूज़ हुआ पब्लिक। अभी तक मैंने पब्लिक का नहीं बताया। बेसिकली क्लास के 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। नंबर 1 पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अभी हम फिलहाल पब्लिक की डिस्कशन करेंगे। पब्लिक मीन्स जिस चीज़ के स्टार्ट में हम पब्लिक लगा देते हैं इस मीन कि वो चीज़ पब्लिक होगी, यानी कि वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इस तरह एक और वेरिएबल है जिसका नाम स्ट्रिंग है और इसके वेरिएबल का नाम है नेम और इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। यहाँ पे ब्रैकेट एंड होगी। ये एक स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 नहीं सॉरी 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक। C++ ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल, यानी कि अब हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हमने सेपरेट एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्ट को और क्लास को, अब हम कंबाइन करके दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ क्लास दैट हैज़ 2 फील्ड्स। हमारे पास एक क्लास की एग्जांपल है जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी एंड नेम। इट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास, ये हमारे पास क्रिएट करेगी क्लास का इंस्टेंस
इनिशियलाइज़ करेगी ऑब्जेक्ट को एंड प्रिंट द ऑब्जेक्ट वैल्यूज़, और जो इनिशियलाइज़ किया गया ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंट करेगा उन वैल्यूज़ को, लाइक आईडी और नेम को। ठीक है, अब हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू है क्लास की, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इंट आईडी जो कि डाटा मेंबर है जिसको वेरिएबल भी बोलते हैं, एक नेम लिया स्ट्रिंग डाटा टाइप का, क्लास एंड क्लास का मेन लिखा है, इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, और हम अगर एस डॉट करके डॉट के थ्रू हम उसका जो वेरिएबल होता है उस क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट डिक्लेयर होता है, ये जो भी मेथड है हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। एस डॉट आई डी जिस वहाँ से हमने वो वेरिएबल आई डी गेट किया और उसको हमने कहा कि इसकी आई डी 201 है। इसी तरह एस वन डॉट नेम इजिकल टू सुनो जायसवाल, यानी कि एक वेरिएबल है नेम जो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, और हम इसे एक्सेस कैसे करें, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के डॉट के थ्रू, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, और उसके अंदर हम एक नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। सी आउट हम प्रिंट कर रहे हैं, एस वन डॉट आई डी से प्रिंट हो जाएगी उसकी आई डी, एंड एल से मराद न्यू लाइन पे, सी आउट एस वन डॉट नेम, नेम गेट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, और एंड एल से न्यू लाइन में चला जाएगा। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये है कि हमने ऊपर लिखा है इंट मेन, इंट का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 हम रिटर्न कर रहे हैं। आउटपुट ये पहले आईडी आ गई, फिर उसका आगे नेम आ गया। C++ क्लास एग्जाम्पल इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले डाटा थ्रू मेथड्स। अच्छा, पहले हमने जस्ट दो वेरिएबल्स बनाए थे और उनमें वैल्यू स्टोर करवा के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिक्लेयर प्रिंट करा ली थी। अब हम यहाँ पे क्या करें कि हम एक क्लास बनाएंगे और उसका डाटा डिस्प्ले भी करेंगे और इनिशियलाइज भी करेंगे डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू, फंक्शंस बना के। कैसे करेंगे अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। Let's see another example of C++ class where we are initializing and displaying object through method. hash include iStream वैसे लिखा गया, using namespace std वैसे लिख दिया, स्टूडेंट क्लास बनाई, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर सिमिलरली उसी तरह एक आईडी डिक्लेयर की, फिर आगे नेम डिक्लेयर किया। अब हमने एक मेथड बनाया जो कि इंसर्ट का है, जिसके अंदर हम आई और एन दो वेरिएबल पास कर रहे हैं, ये पासिंग हो रही है एक फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर आई का मतलब है कि हम इसमें आईडी पास कर रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किया ना आईडी और नेम, तो हमें ये थोड़ा अंदाज़ा हो रहा है कि हमने इसमें दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का और एक है इंटीजर डाटा टाइप का। तो इंटीजर डाटा टाइप जो है हम बेसिकली आईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, और स्ट्रिंग डाटा टाइप हम बेसिकली नेम को स्टोर करने के लिए कर रहे हैं। ये ब्रैकेट स्टार्ट उस मेथड की ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, आईडी जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसको हमने आई दे दिया, नेम को हमने एन दे दिया, ठीक है, ब्रैकेट एंड वॉइड डिस्प्ले। अब हम ऊपर इनिशियलाइज कर रहे थे, अब डिस्प्ले प्रिंट कर रहे हैं, सी आउट किया आईडी को, नेम को, और फिर हैंडल करके न्यू लाइन कर दिया। अब दरम्यान में दो स्पेसेस के साथ स्पेस के साथ दो कोटेशन डलेंगे, इसका मतलब यह है कि आईडी और नेम के दरम्यान स्पेस आएगी, लेकिन एक ही लाइन में लिखा हुआ होगा। अब आउटपुट देखते हैं, ब्रैकेट एंड, अच्छा इसका पहले मेन देख लेते हैं। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, S1 बनाया, और इस तरह एक और ऑब्जेक्ट बनाया S2। अब S1 डॉट इंसर्ट, S1 डॉट ID, S1 डॉट नेम, ये चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि हमने जो जो उस क्लास के अंदर चीज़ें डिक्लेयर की होंगी वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। S1 डॉट इंसर्ट किया और उसके अंदर दो वैल्यूज़ पास कर दी, एक इंटीजर डाटा टाइप की और एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हमने दो वैल्यूज़ पास की हैं, इसका मतलब है हम किसी मेथड को कोई वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। S2 डॉट इंसर्ट सिमिलरली, पहले S1 डॉट इंसर्ट का मतलब ये था कि मेथड इंसर्ट का ही था, ऑब्जेक्ट डिफरेंट एक था S1, तो उसके थ्रू हम एक अलग से वैल्यूज़ दो पास कर रहे हैं। S2 का मतलब ये है कि अब ये अलग वैल्यूज़ लेके जा रहे हैं, S1 अलग लेके जा रहा था, S2 अलग। जितने वेरिएबल्स बनाते जाएंगे डॉट इंसर्ट करेंगे तो वो अपनी वैल्यूज़ को लेके जाएगा, पिछली वैल्यूज़ तो वो उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ उस मेथड में न्यू वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी। S1 डॉट डिस्प्ले जो हमने सी आउट कराया था उसके थ्रू डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे S2 डॉट डिस्प्ले पहले S1 की वैल्यूज़ यूज़र को दिखाई देंगी, फिर S2 की। रिटर्न ज़ीरो का मतलब आपको मैंने बता दिया था। अब हम आउटपुट देखते हैं।
पहले S1 की आ गई, फिर S2 की आ गई। C++ क्लास एग्जांपल स्टोर एंड डिस्प्ले एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। पहले इनिशियलाइज और डिस्प्ले था, अब स्टोर एंड डिस्प्ले कैसे होगा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ C++ क्लास वेयर वी आर स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन यूजिंग मेथड्स। अच्छा, मेथड्स के थ्रू एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर भी करवा रहे हैं, यानी कि सेव करवा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। सेम वैसे लिख लिया, स्टूडेंट एम्प्लॉय की क्लास बना ली, उसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर, फिर आईडी नेम दोनों डिक्लेयर कर दिया, और तीसरा कौन सा, सैलरी। एम्प्लॉय का जब नाम आया तो सारी बात है उसकी सैलरी भी होगी। अब हमने इंसर्ट का मेथड यूज़ किया। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम अगर हमने इनिशियलाइज़ करना है तो हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स का डाटा पास करेंगे। यहाँ पे हमने आईडी को आई दे दिया, यानी कि वो आईडी आ गई। नेम में एन डाल दिया, यानी कि वो उसमें डाटा आ गया। सैलरी में एस आ गया, यानी कि फ्लोटिंग सैलरी जो है ना वो आ गई। अब हम क्या करते हैं, डिस्प्ले सी आउट किया, वैसे ही आईडी नेम सैलरी और तीनों के दरम्यान स्पेस डाल दी और एक ही लाइन में दिखा दिया। अब हम आउटपुट की तरफ जाते हैं। इन पेन पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे एम्प्लॉय E1 को, फिर E2 को। जितने वेरिएबल्स बनाएंगे उतने एम्प्लॉयज़ का डाटा आता जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स मीन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। E1 डॉट इंसर्ट किया तो E1 मतलब एक एम्प्लॉय का डाटा आ गया, उसमें क्या था, आईडी था, नेम था उसका, और उसकी सैलरी थी। E2 डॉट इंसर्ट का मतलब ये है कि दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी, आईडी और नेम। E1 डॉट डिस्प्ले मीन पे एम्प्लॉय 1 का डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। E2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो एम्प्लॉय 2 का डाटा डिस्प्ले होगा। अब हम आउटपुट देखते हैं। रिटर्न 0 का पता है, ये सेम पहले E1 का आ गया, फिर E2 का आ गया, लेकिन लाइन एक में ही दिखा दिया। एंड एल की वजह से अगले एम्प्लॉय का डाटा अगली लाइन में आ गया। अच्छा, C++ कंस्ट्रक्टर, मैंने पहले बताया था कि मैं आपको कंस्ट्रक्टर्स का आगे जाके मेंशन करूँगा। अब कंस्ट्रक्टर का बताता हूँ। इन C++, कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड विच इज़ इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। यानी कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है मेथड ही, लेकिन वो इन्वोक्ड होता है, कॉल होता है ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्रिएट होगा, उसका ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा और उसको वो इन्वोक होगा। इट इज़ यूज टू इनिशलाइज द डाटा मेम्बर्स। ये हम यूज़ करते हैं डाटा मेम्बर्स को इनिशलाइज करने के लिए, या न्यू ऑब्जेक्ट्स जनरली। द कंस्ट्रक्टर इन C++ हैज़ द सेम नेम ऑफ एज क्लास। जैसा क्लास का नेम होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। और स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर का, क्लास या स्ट्रक्चर का जो नेम होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम भी वही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C++। 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है और एक होता है आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसको आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। C++ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या होता है, अ कंस्ट्रक्टर विच हैज़ नो आर्गूमेंट इज़ नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो कंस्ट्रक्टर जिसके कोई आर्गूमेंट्स ना हो, जिसमें कोई वैल्यूज़ पास नहीं हो रही हो, वो कौन सा कहलाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट इज़ इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये उसी टाइम पे कॉल होता है जब भी, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसी टाइम पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस क्लास का, और उस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ C++ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये सेम वही लिख दिया कि वही एम्प्लॉय की क्लास बना दी, उसके अंदर हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, जिसके अंदर हमने कहा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड होगा। अब मेन के अंदर जैसे ही हमने एम्प्लॉय E1 लिखा, एम्प्लॉय E2 लिखा, अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितनी दफ़ा कॉल हुआ, 2 दफ़ा। जब E1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब कॉल हुआ, जब E2 क्रिएट हुआ तब कॉल हुआ। अब हमारे पास सी आउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड कितनी दफ़ा आएगा, 2 टाइम। आउटपुट देखते हैं, देखा 2 टाइम, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उतनी दफ़ा कॉल होगा। C++ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। ये उसी टाइम पे कॉल होगा जब इसकी ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, अ कंस्ट्रक्टर विच हैज़ पैरामीटर्स, वो कंस्ट्रक्टर जिसके पैरामीटर्स होंगे इज़ कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज़ टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की डिस्टिंक्शंस के लिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं।
लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सी प्लस प्लस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वैसे लिख दिया गया एम्प्लॉयज़, ये हमारे पास 3 आईटीज़ होंगी। अब हमने एम्प्लॉय के नेम के साथ एक मेथड बनाया। अगर एम्प्लॉय के नेम के साथ मेथड बनाया जाए तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ पास की जो कि किस चीज़ की निशानदेही करती हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी को इनिशियलाइज कर दिया, नेम को इनिशियलाइज कर दिया, सैलरी को। डिस्प्ले में अगर हमने करना है तो तीनों को हम डिस्प्ले कर देंगे। और मेन मेथड में हम देखते हैं एम्प्लॉई 1 इज इक्वल टू एम्प्लॉय, और उसके अंदर हमने अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं और उनमें से दूसरी स्ट्रिंग है और पहली और आखिरी इंटीजर है, या पहली इंटीजर है और आखिरी फ्लोट है, तो हमें एज इट इज़ वैसे ही जैसे लिखनी होगी जैसे वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में लिखी। इसी तरह टू एम्प्लॉय की हमने इनिशियलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा, और फिर उन दोनों को अगर हमने डिस्प्ले कराना है तो दोनों को डिस्प्ले कराएंगे। तो आउटपुट में हमारे पास पहले ऊपर वाली तीनों आएंगी, फिर नीचे वाली तीनों आएंगी, लेकिन लाइन ब्रेक के साथ। आउटपुट ये देखा, पहली आगे दूसरी आगे। अच्छा आगे सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर्स। अच्छा मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर के साथ साथ एक और वर्ड यूज़ होता है डिस्ट्रक्टर। अच्छा डिस्ट्रक्टर भी सेम एम्प्लॉय नेम, सेम क्लास, जैसे क्लास का नेम है वैसे ही डिस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन शुरू में एक टिल्ड साइन होगा जिसको हम निगेशन भी बोलते हैं। अ डिस्ट्रक्टर वर्क्स ऑपोजिट टू द कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। इट डिस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट जैसे ही डिस्ट्रक्ट होंगे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि रिमूव होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। इट कैन बी डिफाइंड, ये डिफाइन किया जा सकता है ओनली वंस इन द क्लास, ये क्लास के अंदर एक ही दफ़ा डिफाइन किया जाता है। लाइक कंस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है। इट इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अ डिस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड लाइक कंस्ट्रक्टर, ये डिफाइन वैसे का वैसे ही होता है जैसे कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन इसके इट मस्ट हैव द सेम नेम एज क्लास, यानी कि क्लास के नेम के मुताबिक वैसे ही नेम होगा डिस्ट्रक्टर का भी, बट इट इज़ प्रीफिक्स विद अ टिल्ड साइन, यानी कि इसके शुरू में नेगेशन साइन आएगा। नोट सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर्स कैन नॉट हैव पैरामीटर्स, जो सी प्लस प्लस के डिस्ट्रक्टर्स हैं उनकी कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे। मोर ओवर मॉडिफायर कैन बी अप्लाइड ऑन डिस्ट्रक्टर, मे भी आगे जाके ये पैरामीटराइज बने। सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको मज़ीद एक्सप्लेन हो जाए। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली। ये सेम ऐसे लिखा गया, एम्प्लॉय की क्लास बनाई हमने, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसमें हमने कहा कंस्ट्रक्टर इन्वोक। इसी तरह एक डिस्ट्रक्टर बना लिया और उसके अंदर हमने डिस्ट्रक्टर इन्वोक कर दिया। मेन लिखा, मेन के अंदर हमने E1 बनाया, E2 बनाया, फिर हमने क्या किया रिटर्न 0। अब जैसे ही कॉल होगी सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। जैसे ही हम रिमूव करेंगे, मतलब तो रन को हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड 2 दफ़ा आ जाएगा, यानी कि पहले 2 दफ़ा डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, फिर आगे डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। आगे मैं आउटपुट दिखाता हूँ, कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, डिस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। दिस पॉइंटर की यहाँ पे सी प्लस प्लस में बात करते हैं। इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दिस इज़ अ की वर्ड दैट रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के जो करंट इंस्टेंस है उसको रेफर करता है दिस कीवर्ड। देयर कैन बी 3 मेन यूजेज ऑफ दिस कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर इसकी 3 मेन यूजेज है, वो कौन कौन सी आई है हम देखते हैं। इट कैन बी यूज टू पास द करंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू अनदर मेथड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू किसी दूसरे पैरामीटर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर्स को हम पास करें तो हम दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, एक ही क्लास के वेरिएबल इंस्टेंस को यूज़ करने के लिए हम दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर इंडेक्सर, अगर इंडेक्सिंग की बात की जाए तो उनको डिक्लेयर करने के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। इसी का मतलब दिस पॉइंटर को। एग्जाम्पल देखते हैं सी प्लस प्लस दिस पॉइंटर एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सेम ऐसे लिखते हैं, एम्प्लॉय पब्लिक आईडी नेम सैलरी। एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बना दिया, दिस ऑपरेटर आईडी इज इक्वल टू आईडी, दिस ऑपरेटर नेम इज इक्वल टू नेम, दिस ऑपरेटर सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अब हमने डिस्प्ले किया तीनों को, मेन मेथड में गए,
मेन में हमने क्या लिखा था, E1 E2 और उनके अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ पास की और इसी तरह उनको दोबारा से E1 डॉट डिस्प्ले E2 डॉट डिस्प्ले दिखा दी। अब इसके आउटपुट पे जाते हैं, पहले के आगे फिर